नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार जीत चुके विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे प्रदेश में क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में इस वक्त आपदा का दौर चल रहा है, किस तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, सरकार किस तरह से प्रभावितों को मदद करने में कामयाब रही है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी धन्यवाद जी। में। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि प्रदेश में इस वक्त जो बुरा दौर चल रहा है, आपदा का वक्त चला है, ऐसे में आप सरकार को कहां पर देखते हैं? क्या सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे आप सेटिस्फाइड है एज अ विपक्ष होने के नाते? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जो आपने प्रश्न किया है, जी उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तत्परता से काम होना चाहिए था युद्ध स्तर पर, वहाँ सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है। और जो राहत सामग्री सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, उसमें उन्होंने बहुत समय लगाया। और उसके विपरीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, वो लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और रोज़ाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। और बीच में हमारे उनकी प्रेरणा के अनुसार और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके निर्देश के अनुसार तमाम जो हम विधायक हैं, विधानसभा में हम लगभग 25 के करीब विधायक हैं। जी और साथ में जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल जी, और पूरी की पूरी कार्यकारिणी उनकी, हमारे जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, सब ने राहत कार्य में भाग लिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाई और भरपूर जितनी ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा वहाँ पर हमने करके दिखाया हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का। और हमारे जो एमपीज़ हैं, सांसद हैं, वो भी निरंतर रूप से वहाँ का दौरा कर रहे हैं और वहाँ जो उनसे बन पा रहा है उसके लिए वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार की तरफ से वो बेरुखी देखने को मिली है कि जो 2023 में जब आपदा आई थी और इसके 1 साल के बाद दोबारा आपदा आई है, लेकिन आज ये एक चिंता का विषय है कि सरकार के ऊपर से आम जनता का विश्वास उठ गया है। एक समय जब 2023 में आपदा आई थी तो स्कूल के बच्चों तक ने अपनी गुल्लकें तोड़कर मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में पैसा जमा कराया आपदा के उस समय दौरान। और आज कोई भी बच्चा या कर्मचारी इतनी उस खुशी के साथ सरकार को पैसा देने के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि सरकार ने अपनी जो विश्वसनीयता थी वो खो दी है। देखिए सर, कांग्रेस सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि इस बुरे वक्त में भी भाजपा के द्वारा जो है वो राजनीति की जा रही है। अभी अगर हम हाल ही में जो बयानबाजियां हुई हैं दोनों तरफ से, चाहे वो भाजपा के नेताओं के द्वारा दी गई है या कांग्रेस के द्वारा, एक दो बयानबाजियों का मैं जिक्र करूंगी यहाँ पर। अगर बात करें हम मंडी से सांसद जो कंगना रनौत जी हैं, उनकी बात करें, वो वैसे तो पहले से ही ट्रोल हो रही थी कि उन्होंने मंडी आने में काफ़ी देर लगा दी। इसके बाद जब वो मंडी पहुंचती है तो वो कुछ इस तरह की बयानबाजी कर देती है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो मंत्री विक्रमादित्य को आड़े हाथ लेना हो, और फिर चाहे वो ये कहकर पल्ला झाड़ देती हैं कि मैं कैबिनेट मंत्री नहीं हूँ, मैं एमपी हूँ, मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं हैं जो मैं कर सकूँ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस दौर में इस तरह की बयानबाजी करना, और एक और जिक्र करूंगी जयराम ठाकुर जी का, उनके द्वारा भी अभी थोड़े दिन पहले ये आरोप लगाए गए थे सीएम सुक्खू पर ही कि उन्हें 5-6 बार, 8-10 बार कॉल की गई, लेकिन सीएम सुक्खू ने कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। बल्कि उसके अगले दिन जब सीएम सुक्खू से मीडिया ने ये सवाल पूछा कि आपको जयराम जी फ़ोन कर रहे थे, तो सीएम सुक्खू ने ये कह दिया कि वो झूठ कह रहे हैं और उनकी बात जो है जयराम जी से हुई है। तो इस बुरे वक्त के बीच में इस तरह की बयानबाजियां, क्या ये सही है? क्या इस वक्त जनता ये सब देखना चाहती है? देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे समय में ऐसा घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिज्ञ जो हैं, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह जी हैं, चाहे कंगना जी हैं,
शुरुआत कहाँ से होती है। अब मैं इलाके में जाता हूँ अगर वहाँ पर जहाँ घटनास्थल पर, और वहाँ जाकर मैं राजनीतिक बयानबाजी देता हूँ, तो मुझे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैं वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति को निंदा करने का प्रयास करूँगा तो दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि जो मुख्य मुद्दा है उससे हम भटक जाएंगे। तो ऐसी बात तो वैसे किसी को करनी नहीं चाहिए। अब विक्रमादित्य जी ने कंगना जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, और कंगना जी आई तो उन्होंने उनके खिलाफ बोल दिया, और कंगना जी वहाँ नहीं आई उसका कारण था क्योंकि रास्ते सारे कट चुके थे, वो नहीं पहुँच पाई समय, लेकिन आई हैं तो उन्होंने कुछ अगर उसको अपना बात रखी है उसमें, तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक बात तो ये कही कि मैं मंत्री नहीं हूँ और मैं कैबिनेट में तो हूँ नहीं दिल्ली सरकार में, और जितना मेरा अधिकार है मेरे कार्यक्षेत्र के अंदर आता है उसके अनुसार मैं करूँगी। और अभी वो दौरा करके गई हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगी, अमित शाह जी से मिलेंगी, नड्डा जी से मिलेंगी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बात करके करेंगी तो उसका नतीजा तो निकलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर कोई बयान जब कोई ऐसा आ जाता है तो उसको दूसरे तरीके से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक सोशल मीडिया की एक आदत सी बन गई है। तो बात उसके मन में कुछ और होती है, निकल कुछ और जाती है, वो एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन ऐसे समय में चाहे हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे अन्य दलों से, हमें लोगों की सहूलियत को और वहाँ पे जो उनकी समस्या हैं उसको देखते हुए उनकी मदद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर देखा जाए 8-10 दिन बीत गए हैं, अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका जो है वो सराज के थुनाग क्षेत्र ले लीजिए, बगस्याड़ ले लीजिए, ये सारे इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की हम यहाँ बात करेंगे, वो लगातार डटे हुए हैं। मतलब कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, दुर्गम इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और भी जो है भाजपा के और बड़े नेता हैं, वो उतने ज़्यादा नज़र नहीं आए हैं जितना शायद आने चाहिए थे। हालांकि मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है, राहत सामग्रियाँ अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर भाजपा नेता उस तादाद में मौजूद नहीं दिख रहे हैं जयराम ठाकुर के साथ जितना दिखने चाहिए थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस समय उस इलाके में सारे रास्ते बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और बाहर से वहाँ जाकर एक तो पहले ही वहाँ समस्या है, और हम लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो और समस्या खड़ी हो जाएगी, रहने की समस्या हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिए, जितने भी हमारे एमएलएज हैं वो सब लोग बारी बारी वहाँ पे जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा या जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री है उनके अनुसार जो बुलाया जा रहा है तो वह जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, और कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। कोई लंगर लगा रहा है, कोई हमारे संस्था के जो लोग हैं कोई लंगर लगा रहे हैं, कोई अन्य सामान में व्यस्त है। ऐसा नहीं है, वो दिखने में लगता है क्योंकि कोई बात सामने आ जाती है। अब इस समय तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है। हमने भी राहत सामग्री अपने बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भेजी है, तो वो क्या जिस जहाँ तक गंतव्य तक वो पहुँचनी चाहिए उसके पीछे ही उनको रोक दिया जा रहा है, क्योंकि आगे जाने के साधन नहीं है या गाड़ियाँ के लिए सड़क ठीक नहीं है। तो ऐसे समय में अगर हम एक जाकर वहाँ बोझ बन जाए तो वो भी क्यों करना क्या। हमने तो जो लोग वहाँ पे जिनको हमने रिहेबिलिटेट करना है, सबसे पहले तो उनके लिए करना क्या है वहाँ जाके। देखिए, ज़मीनें ख़त्म हो गई, घर तबाह हो गए, तो अगर हम जाके वहाँ भीड़ इकट्ठा कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा तो इस समय मकसद ये है कि हम सब इकट्ठा होकर उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करें, केंद्र सरकार से भी बात करें, प्रदेश सरकार को भी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आज सीएम सुक्खू पहुंचे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी पहुंचे हुए हैं। तो सीएम सुक्खू ने भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है, उन्हें पूरा विश्वास दिलाया है। और अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान भी सुन रही थी मैं, उसमें उन्होंने कहा है कि इस बुरे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल किसी भी तरह की। और जेपी नड्डा भी प्रभावित परिवारों से मिले हैं। और इस वक्त जनता की उम्मीद जहां कांग्रेस सरकार से तो है ही क्योंकि प्रदेश सरकार है, लेकिन बीजेपी से भी है। सराज से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद वहां के विधायक हैं, तो उनको ये भी उम्मीद है कि शायद केंद्र सरकार से कोई स्पेशल राहत पैकेज मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए, वो राइट भी है लोगों का, क्योंकि इस समय में तो
सभी लोगों की यही है। सबसे पहले तो वहाँ पे जो जहाँ उनको रिहेबिलिटेट करना है वो समस्या सबसे बड़ी है। प्रदेश सरकार को भी आगे आकर उसके बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करने की ज़रूरत है कि कहाँ उन लोगों को बसाना है, ताकि उनको उनकी तो ज़मीनें चलेगी, बगीचे के बगीचे तबाह हो गए, मकान तबाह हो गए, ज़मीनें खड्ड में तब्दील हो गई। अब उन लोगों को सेटल कहाँ करना है, वो सबसे बड़ी एक चुनौती हमारे सामने खड़ी है। तो वो तो तभी होगा जब सारे हम जितने भी हम दल हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, सबको मिलजुल कर इसके बारे में बैठकर चिंतन करना चाहिए और कोई उसका समस्या का हल निकलना चाहिए। अभी कुछ दिन तो चलो निकल जाएंगे, लंगर भी लगे रहेंगे, लोगों को राशन सामग्री भी दे देंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास घर नहीं है उनको कहाँ रखेंगे? आने वाले समय में ये एक सबसे बड़ी चुनौती ये है। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कितना नुकसान अभी फ़िलहाल मानसून के दौरान हुआ है, और आपकी तरफ से क्या कुछ कदम जो है अपने एरिया के लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं? अभी देखिए हमारी तरफ तो अभी इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं, जैसे किसी का पशुशाला गिर गई या किसी के घर के आगे डंगा बैठ गया, इतना ज़्यादा हमारे वहाँ नुकसान नहीं हुआ। केवल एक जो बिहारी मूल की महिला थी वो बहकर उसकी मृत्यु हुई है। जी। वो भी थोड़ा सा उसकी नेग्लिजेंसी ये रही कि वो कपड़े धो रही थी, एकदम से पानी आया और वो बहाव में बह गई। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। ये अभी तो बरसात शुरू हुई है, और जिस प्रकार से बरसात शुरू हुई है, अभी तो 2023 के जख्म नहीं हम भर पाए हैं। हमारे क्षेत्र में भी 2023 में जो सड़कें टूट गई थी या कोई रास्ते टूट गए थे, वो अभी रिस्टोर नहीं हो पाए। अभी दोबारा से हो गया, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है हमारा प्रदेश, और जिस प्रकार से आर्थिक प्रबंधन होना चाहिए था प्रदेश के अंदर वो नहीं हुआ है, और आज ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ दूसरा, प्रकृति को बचाने की भी हम लोगों को चेष्टा करने की ज़रूरत है। जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये हम जो मानवीय जो हम व्यक्ति हैं, कुछ हमारी भी इसमें कमियां हैं, कुछ सरकार की भी कमी है, जिस वजह से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। और कहने को तो हम कह देते हैं बादल फट गया, नुकसान हो गया, लेकिन वो हो किसकी वजह से रहा है? प्रकृति ने तो आखिर बैलेंस बना के रखना है, और उस बैलेंस को जब हम अनबैलेंस करेंगे तो नेचुरली इस प्रकार की घटनाएं होंगी। आज वहाँ हो रही हैं, कल हमारी तरफ होंगी, कल दूसरी तरफ होंगी, तो उससे नुकसान तो जनता को ही होगा। तो इसमें भी हमने मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमने आगे गांव को कैसे विकसित करना है, हमने शहरों को कैसे विकसित करना है, उसके बारे में गंभीर चिंतन होना चाहिए और उसके ऊपर काम भी होना चाहिए। ये तो चलिए, ये तो आपदा की बातें थी, क्या दौर चला हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे प्रदेश भाजपा की। नया अध्यक्ष अभी मिला है, डॉक्टर राजू बिंदल को तीसरी बार लगातार ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या अगर भाजपा ने राजू बिंदल को ही चुनना था तो इतना वक्त क्यों लिया? और दूसरा सवाल ये, क्या डॉक्टर बिंदल के अलावा कोई और सक्षम नहीं है इस पद के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जब समय इसलिए लगा, एक तो देश में आपके सामने कुछ घटनाएं घटित हुई, कश्मीर के अंदर जो पहलगाम के अंदर घटना हुई, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फिर उनका डिले हुआ। और दूसरा, जहाँ तक अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय होता है वो केंद्रीय कार्य समिति के अंदर का अधिकार का क्षेत्र है, और उन्होंने किसको बनाना है और किसके नेतृत्व में आगे पार्टी को बढ़ाना है वो तो उनका। और ऐसा नहीं है कि पार्टी में सक्षम नहीं है कोई, नहीं, बहुत सारे सक्षम लोग होते कई हैं, नाम आगे चल रहे थे। बहुत सारे नाम चलते हैं, लेकिन कुछ मीडिया की तरफ से चल पड़ते हैं, कुछ आप लोग उसको थोड़ी सी हवा दे देते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन आखिरकार जो पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो अपने हिसाब से सोच समझ के निर्णय लेता है। और राजीव बिंदल जी एक कुशल नेता हैं और तेज तरार भी हैं, कभी ना थकने वाले व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ कि वो पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी बने ही थे तो आपदा आ गई, आपदा के जब निपटेंगे उसके बाद जो और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना है, वो अच्छे से काम करेंगे। हम उन्हें यही ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। अब सवाल मैं आपसे जुड़ा लूँगी। आप 3 बार कांग्रेस से जीते हुए हैं और कांग्रेस सेवा दल के चीफ भी रहे, बड़ी जिम्मेदारी इसे कह सकते हैं। क्या बीजेपी में आप एडजस्ट हो गए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हूँ। देखिए मैं भी एक संगठन का आदमी हूँ,
रहा भी हूँ। और कार्यक्षेत्र तो हमारा चाहे वहाँ था चाहे यहाँ हूँ, एक जैसा ही है। लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहकर उनकी बात सुनना, उनका काम करना, उनसे सानिध्य बढ़ाना, यही हमारा काम है। तो इसमें ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत हुई है। आप पर आरोप भी लगे थे कि 55 लाख रुपए में बिके है, ऐसा है वैसा है, आपने सीएम को पत्र भी लिखा था, वो सारे मसले हुए थे। क्या जो आपकी बड़सर की जनता है, देखिए पार्टी कोई भी हो, जनता की उम्मीदें वही होती है। आपने चाहे बीजेपी ज्वाइन कर ली, पहले आप कांग्रेस में थे, लेकिन एक विधायक से जनता की उम्मीदें नहीं बदलती। बिल्कुल। अपनी जनता की उम्मीदों पर आप किस तरह से खरा उतर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में आपके क्या प्लान है अपने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो अ, विकास के जो काम है, एक तो केंद्र हमारी जो प्रदेश सरकार है उसके पास पैसा नहीं है। विकास के काम की जो गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। और जहाँ तक आम जनता की जो अपेक्षा होती है अपने विधायक से कि हमारे क्षेत्र के काम भी हों, हमारे व्यक्तिगत काम भी हों, हमारे जो सामाजिक काम है वो भी हों, तो उसके लिए प्रारूप तो हमने बनाया ही होता है। चाहे बस अड्डे का काम है, चाहे मिनी सेक्रेटरीट का काम है, चाहे सिविल हॉस्पिटल का नया भवन बनने की बात है, चाहे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात है, चाहे हमारे पानी की स्कीम की बात है, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या होती है। तो उसके लिए अभी एक 132 करोड़ की स्कीम का काम चला हुआ है। उसमें भी बड़ा भारी प्रयास हम लोगों ने किया, दबाव सरकार के ऊपर बनाया, तब कहीं जाके वो शुरू हुआ काम। लेकिन उसमें भी अभी मुझे लगता है कि 2-1 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन उससे हमारी पानी की समस्या दूर होगी। और परिवहन व्यवस्था है, सरकार के पास बसें नहीं है, रूट्स कई ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए। अब होता क्या है कि देखिए, हम वेलफेयर गवर्नमेंट है, और वेलफेयर गवर्नमेंट के अंदर रहकर हर चीज़ को फ़ायदे से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जनता की तो डिमांड रहती है, जहाँ सड़क निकल जाएगी वो बस भी मांगेंगे। बिल्कुल। अब उसको रूट कैसे बनाना है वो तो सरकार का काम है। उसमें सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है, और हर क्षेत्र में फेल हुई है। चाहे वो आप रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, जो वादे सरकार ने किए थे आज उस पे कोई आज 2.5 साल में कोई ऐसे पद नहीं भरेगे। हमारे जो टीजीटी के लोग हैं, जेबीटी के बच्चे हैं, हमारे बीएससी नर्सिंग हैं, सारे बेकार घूम रहे हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं। और सरकार ने क्या काम शुरू कर दिया। जिस समय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी विपक्ष में थे तो आउटसोर्स का बहुत विरोध करते थे। आज वो आउटसोर्स पे रख रहे हैं सबको। हमारे जो बीएससी नर्सिंग बच्चे बच्चियां हैं, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और पिक एंड चूज़ करके जो वहाँ पे नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से, तो ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। लोगों के मन में सवाल है कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, और विचारधाराएं अब, पहले कांग्रेस में भी आप रहे हो, कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में आपको क्या फ़र्क लगा, और बीजेपी में आने के बाद क्या आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। और देखिए, कांग्रेस छोड़ने का मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जहाँ पर जो हम अपेक्षा करते थे, मेरी अपनी अपेक्षा की बात नहीं है, हम जनता की अपेक्षा की बात करते हैं। हमारे जो काम थे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था, और एक एक करके संस्थान बंद कर दिए हमारे। हालांकि पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उस समय कांग्रेस में था मैं, तो हमारे क्षेत्र में उन्होंने 2 हमारी पुलिस चौकियों को अपग्रेड किया। एक भोटा की हमारी पीएससी है, उसको सीएससी का दर्जा दिया, और कुछ डिस्पेंसरी थी आयुर्वेदिक, उसको खोला। और कुछ और संस्थान थे, पटवार सर्कल थे, वो आते ही जैसे मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको डीनोटिफाई कर दिया, हमसे पूछा तक नहीं। और जो हमारी जिन समस्याओं के लिए हम लड़ते थे, अगर वो उन समस्याओं को ही उन्होंने एक तरफ फेंक दिया, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें थी जो मैं यहाँ अभी आपके सामने सार्वजनिक नहीं कर सकता। और मतलब दूसरे एक जो तरह से आरोप जो मजबूरी में आकर, अति में आकर आपको ये फैसला लेना पड़ा था। लेना पड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप तानाशाही से किसी को हाँक नहीं सकते। लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र में आप अगर विधायकों को समझें कि हमारे गुलाम है, तो ऐसा तो नहीं चलता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो आरोप हम पर लगाए, वो 55 लाख रुपए के तो उन्होंने चुनाव के समय में लगाए थे, और वो एक उन्हें शगुफा फेंका कि शायद इससे मेरा हमारा भला हो जाएगा कुछ, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। और मैंने तो चैलेंज किया था कि आप अगर आपको 55 लाख रुपए मिले हैं तो उसकी कोई वीडियो होगी, या कि वो ट्रेजरी में पैसा जमा हो, या मेरे ऊपर आपने एफआईआर लॉन्च की। वो तो कुछ नहीं किया उन्होंने, एक शगुफा फेंक दिया, वो भी भोरन से खबर लगी और मिला कुछ नहीं।
उल्टा उनको नुकसान ही हुआ उसका। और वो तो एक 55 लाख की बात थी, उन्होंने 15 करोड़ तक की बात करी कि 15 करोड़ में बिक गए। अब वो तो बिके नहीं बिके है वो उनको पता होगा कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके पास तो सारा सीआईडी है, आईबी है, सब कुछ उनके पास है, वो जानकारी रख सकते हैं। और वो भी कैसी सीआईडी आईबी है जो उनके जिनके प्रदेश में 15-15 करोड़ रुपए बाहर से आ गए और उनको पता ही नहीं लगा। तो ये सारी बातें जो ये सारी काल्पनिक थी, अब वो बात दौर निकल गया है। प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो संगठन नहीं बन पाया है प्रदेश अध्यक्ष के सहारे। हालांकि कार्यकाल उनका भी देखे तो आपको पता ही है, लेकिन देखिए कांग्रेस कछुए की चाल चल रही है और कांग्रेस का कहना है कि आला कमान की तरफ से देरी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ही हिमाचल कांग्रेस को तबाह करने में जुटा हुआ है? तबाह तो कर ही दिया है। पूरे भारतवर्ष में आप देखिए कांग्रेस का जो संगठन था वो है कहाँ। और मुख्यमंत्री ठाकुर सिंदर सिंह सुक्खू जी स्वयं संगठन में रहे, एनएसवाई में वो 10 साल रहे, 10 साल युवा कांग्रेस में रहे, उसके पेरेंट बॉडी में भी रहे। कमी कहाँ है? कमी तालमेल ही नहीं है। सत्ता की कुर्सी मिल गई, अब संगठन जाए भाड़ में, सारी बात तो ये है। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो तो बिल्कुल ही आपके सामने ही है कि 3 लोग ही उस संगठन को चलाते हैं। सीएम सुक्खू पर अक्सर ये आरोप लगाते हैं अपने ही लोग अंदरूनी खातों से कि सीएम सुक्खू अकड़ में रहते हैं, उन्हें किसी के साथ तालमेल करके नहीं चलना है, और यही वजह है कि उस वक्त 9 विधायक भी जो है पार्टी छोड़कर गए थे। तो कितनी सच्चाई है इसमें? सीएम सुक्खू की कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं जिसमें वो बहुत भावुक लगते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लगते हैं कि वो समझ रहे हैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को। लेकिन अगर कुछ बयानबाजियां देखें, हम वीरभद्र परिवार को भी देखें, तो उस टाइम पर तालमेल काफ़ी डगमगा गया था सीएम सुक्खू के बीच में और वीरभद्र परिवार के बीच में भी। तो उस चीज़ को, आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में क्या खिचड़ी है ये सारी। ये खिचड़ी क्या है, ईगो की प्रॉब्लम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएम सुक्खू इगोइस्ट पर्सन है? बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट है। और आज उनका व्यवहार सबके सामने आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आम जनता बोलती है, सभी विधायक जमीनी बोलते स्तर हैं। से उठे हुए व्यक्ति हैं वो, उनमें ईगो। देखिए जब हॉट सीट पे कोई बैठ जाता है ना, तो वो सोचता है कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और जो वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह में तो आज से थोड़ा ना कोई बहुत पहले से ही उनका बिल्कुल, उनकी 36 तो का आंकड़ा रहा है। बिल्कुल। लेकिन बात ये नहीं है कि वीरभद्र जी और उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, उन्होंने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनके साथ लोग कैसे जुड़े और उनके साथ संगठन का जुड़ाव कैसे हो। अब आप एक तरफा ही संगठन को अपना संगठन मानते रहेंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब कुर्सी पे जो लोग व्यक्ति बैठता है उसको सबको देखना है, उसको विधायकों को भी देखना है, उन्होंने अपोजिशन के विधायकों को भी देखना है, उनसे वो उनकी आलोचना भी करेंगे, उनके काम भी करने पड़ेंगे। ये वीरभद्र सिंह जी करते थे, भले ही उनके विपक्ष के लोग उनके विरोधी थे, उनको विरोध में उनसे सदन के अंदर लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वीरभद्र सिंह जी उनके भी काम करते थे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही काम है, ना विपक्ष के लोगों को सुनेंगे ना पक्ष के लोगों को सुनेंगे, खुद राजा बन गए हैं, अब दूसरे भाड़ में जाएंगे। भाजपा के पास ऐसा कौन सा मंत्र है? क्योंकि देखिए गुटबाजी तो हर पार्टी में चलती है, लेकिन जग जाहिर, चलो जग जाहिर भी हो जाए कभी कभार, लेकिन भाजपा एट द एंड जो है एकजुट नजर आ ही जाती है। तो ऐसा क्या मंत्र है भाजपा के पास और ऐसी कौन सी टेक्निक है काम करने की? देखिए भाजपा का जो संगठन है वो ग्रास रूट पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा में एक अकाउंटेबिलिटी है। और जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व स्ट्रांग होगा तो निश्चित रूप से आपका धरातल पर भी संगठन मजबूत होगा। और जो हमारे संगठन मंत्री हैं या जो प्रभारी हैं, उनको अन्य चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो संगठन का ही काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं आया हूँ तब से लगातार बैठकों का दौर चला रहता है, कार्यकर्ताओं के साथ आपका तालमेल चला रहता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, प्रादेशिक कार्यक्रम हो, आप उस कड़ी में निरंतरता में रहते हैं।
और जब निरंतरता में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका संगठन मजबूत होगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगी, उनको जानने का मौका मिलेगा। कोई निष्क्रिय व्यक्ति है तो उसको क्यों निष्क्रिय है उसके बारे में सोचने की बात का भी आपको समय मिलेगा। लेकिन कांग्रेस में तो संगठन है ही नहीं, वो संगठन ही व्यक्ति विशेष का हो जाता है। तो ये एक बड़े लंबे समय से ये उथल पुथल हमारे मन में भी चली हुई थी कि इस पार्टी में अब भविष्य किसी का नहीं है। कांग्रेस के लिए कोई सलाह अगर आप अभी भी देना चाहें कांग्रेस अब के कांग्रेस नेताओं को के सलाह तो लिए? तब दें अगर वो सलाह माने। वो मानते ही नहीं है किसी की सलाह, उनको कौन दे सकता है सलाह। अब जो सलाह देने वाले थे बेचारे वो आज हाशिए में है, कोई बाहर चले गए, वो कोई बीजेपी में आ गए, कोई अन्य दल में चले गए, तो उनको सलाह नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले ही बहुत परिपक्व नेता है। बड़ा उनका सोचने का तरीका अलग है। उनसे इस बारे में मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो अच्छा ही रहेगा। पंचायती चुनाव आने वाले हैं, इसके अलावा अगले विधानसभा चुनाव भी अब कुछ ही समय रह गया है। भाजपा कैसे तैयारियों में जुटेगी? क्या प्लान रहेगा? क्या अगली बार बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाएगी? देखिए, पंचायतों के चुनाव जो अब आ रहे हैं इसमें तो अभी से हम तैयारियों में लग गए हैं। और उसमें चाहे ब्लॉक समिति के होंगे, प्रधानों के होंगे और दूसरे कुछ नगर पंचायतों के भी होने हैं, नगर परिषदों के होने हैं, एमसीज के होने हैं और जिला परिषद के होने हैं। उसके बाद फिर साल डेढ़ साल के बाद विधानसभा के चुनाव भी होंगे। तो निश्चित तौर पे इस समय जो जनता के बीच में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, तो निश्चित रूप से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे इंद्रदत्त लखनपाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा आपदा के इस दौर में ज़मीनी स्तर पर रहकर प्रभावितों को मदद पहुंचा रही है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आने वाले चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है।